2016 में मोहम्मद बहलोल ने जो फ्रांस में किया, उसी 2016 में अब्दुल मोहसिन ने जो जर्मनी में किया, और 2025 में जो शमसुद्दीन जब्बार ने न्यू ऑरलियंस अमेरिका में किया, इन तीनों में जो कॉमनैलिटी थी वो ये थी कि ये तीनों के तीनों इस्लामिक स्टेट नाम के संगठन से जुड़े थे। और जो मोहम्मद बहलोल, अब्दुल मोहसिन, शमसुद्दीन जब्बार ने किया, क्या कल कोई भारत में इस प्रकार की हरकत को कर सकता है? क्या ऐसी हरकत को अंजाम देना भारत में कोई कठिन काम है या सरल काम है? आज के इस वीडियो में इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जानने की आवश्यकता है। आतंकवादी संगठन बड़े लंबे समय से विश्व के इतिहास का एक महत्वपूर्ण फीचर बने हुए हैं, लेकिन अगर हम पुराने आतंकवादी संगठनों को और पुराने तंजीमों को ऑब्जर्व करें और उनके कंपैरिजन में इस्लामिक स्टेट को प्लेस करके इस्लामिक स्टेट के रणनीति को समझने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें समझ आती हैं। अगर आप ऐतिहासिक तौर पर देखें तो पाकिस्तान ने जब से भारत के खिलाफ अलग अलग तंजीम बनाकर उसने भारत के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी, उन तंजीमों के तहत उसने हमेशा भारत के अंदर दहशतगर्दी को बढ़ावा दिया। 1980 के दशक में जब अमेरिका सोवियत यूनियन से लड़ना चाहता था और उसको अफगानिस्तान में हराना चाहता था, तो उसने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मिलकर अल-कायदा नाम के संगठन को बनाकर उसने सोवियत यूनियन के खिलाफ अफगानिस्तान में दहशतगर्दी करी, उसके लोग मारे, उनको वीकन किया, कमज़ोर किया। लेकिन अगर हम इसी पूरी रणनीति को आगे 1990 के दशक में भारत के ऊपर अपनाए गए तंजीमों को देखते हैं जो पाकिस्तान ने अपनाए, तो 1990 और 2000 के दशक में भी जो पाकिस्तान की रणनीति थी वो दहशतगर्दी थी। कॉमन पॉइंट ऑब्जर्व कीजिए, हर एक जितने भी ये अलग अलग प्रकार के आतंकवादी संगठन बने थे, इनका सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिना था दहशतगर्दी। यहाँ पर एक बदलाव हमें देखने को मिलता है जब हम 2014 में इस्लामिक स्टेट को एक अलग टेररिस्ट संगठन के नाम से देखते हैं, क्योंकि जब 2014 में डॉक्टर अबू बकर अल बगदादी के लीडरशिप में उस समय इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बना, तो इस्लामिक स्टेट ने दहशतगर्दी करने के साथ साथ एक नई रणनीति जो अपनाई, वो ऐसी रणनीति थी जो पहले किसी भी आतंकवादी संगठन ने नहीं अपनाई थी। और वो रणनीति ये थी कि उसने टेरिटोरियलाइजेशन किया। टेरिटोरियलाइजेशन का मतलब ये है कि इस्लामिक स्टेट ने 2014 से आकर लोगों को दहशतगर्दी के साथ साथ एक ऐसा सपना दिखाने की कोशिश करी जिसमें उसने दो महत्वपूर्ण चीज़ों पे जोर दिया। पहला कि हम एक प्योर प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ इस्लाम को मानते हैं, और उसने लोगों को बोला कि यदि आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको ये प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ इस्लाम को फॉलो करने का मौका मिलेगा। प्रिस्टीन फॉर्म के उस इस्लाम को उन्होंने सलाफी इस्लाम का एक रूप दिया। सलाफी इस्लाम का मतलब वो होता है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इस्लाम को माना जाता है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब इस्लामिक स्टेट ने इस प्योरिटी पे फोकस किया, इस प्योरिटी को अपनाने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए इस्लामिक स्टेट ने ये भी बोला कि हम आपको, जो मैंने अभी एक शब्द का प्रयोग किया था टेरिटोरियलाइजेशन, उसने कहा कि हम आपको वो टेरिटरी देंगे, हम आपको वो छोटे छोटे कैलिफेट देंगे। इन छोटे छोटे कैलिफेट्स और टेरिटरीज में आप रहकर उस प्रिस्टीन फॉर्म ऑफ इस्लाम को फॉलो कर सकते हैं। इसी रीज़न से इस्लामिक स्टेट ने 2014 के बाद इराक और सीरिया में अलग अलग जगहों पर जाकर छोटे छोटे कैलिफेट्स बनाने के चक्कर में अलग अलग सिटीज़ को, अलग अलग शहरों को ऑक्यूपाई करना चालू करा। लेकिन जब तक 2020 तक पहुँचे तो इस्लामिक स्टेट को एक चीज़ तो समझ आ गई, और वो ये थी कि दहशतगर्दी तो वो कर सकते हैं और वो करते भी आ रहे थे, लेकिन जो वो शहरों को ऑक्यूपाई कर रहे थे इराक और सीरिया में, और उन शहरों में जहां पर वो लोगों को एक इस्लामिक कैलिफेट का ड्रीम दे रहे थे कि आप आकर इस स्थान पर इस्लामिक कैलिफेट को जिए और आप आकर यहाँ पर इस प्रिस्टीन इस्लाम को मानिए, वो धीरे धीरे टूट रहा था। वो टूट इसलिए रहा था क्योंकि उस समय 2020 तक इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस को ये समझ आ चुका था कि उसका इस्लामिक कैलिफेट का जो ड्रीम है वो नहीं कामयाब होगा, क्योंकि जिस भी देश में वो जो भी सिटी को ऑक्यूपाई करता था, वहाँ पर मिलिट्री और पुलिस का ऑपरेशन होने के बाद उस सिटी को, उस शहर को लिबरेट कर दिया जाता था। 2020 तक जब अबू बकर अल बगदादी फाइनली मरा, उसके बाद से इस्लामिक स्टेट ने एक नई रणनीति अपनाई, और रणनीति अब ये थी कि अब हम टेरिटोरियलाइजेशन नहीं करेंगे, अब हमें अलग अलग टेरिटरीज ऑक्यूपाई नहीं करनी,
और क्योंकि अब हमें टेरिटरीज ऑक्यूपाई नहीं करनी है तो हमें करना क्या है। तो उन्होंने जो नई रणनीति अपनाई वो ये थी कि अब हम फोकस करेंगे इंडिविजुअल जिहाद पे, जिसको हम कहते हैं लोन वुल्फ टेररिज्म। जो मैंने आपको अभी बताया कि आज की डेट में शमसुद्दीन जब्बार ने जो न्यू ऑरलियंस में किया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगर आप एक जगह पर देखें तो मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत इस्लामिक स्टेट को डिफीट किया जा रहा है, इस्लामिक स्टेट को तोड़ा जा रहा है, उसको कमजोर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ही स्थान पर यही इस्लामिक स्टेट उभर कर एक बहुत बड़ी शक्ति बनती जा रही है। और अब जो टेररिज्म इस्लामिक स्टेट कर रहा है, ये टेररिज्म इस्लामिक स्टेट जो कर रहा है, इसको हम कहते हैं डिजिटल जिहाद। और ये डिजिटल जिहाद में शमसुद्दीन जब्बार जैसे लोग जो कि मार्जिनलाइज सेक्शन को बिलोंग करते हैं, इनका अब फोकस उनके ऊपर है। अब इनकी जो नई रणनीति दिखने को मिली न्यू ऑरलियंस में, वो कल को भारत में इस कारण से हो सकती है क्योंकि पूरे के पूरे विश्व तौर पर इस्लामिक स्टेट इस समय रेडिकल लिटरेचर को प्रमोट कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से। इस इंटरनेट के माध्यम से वो जो लोगों को रीच आउट कर रहा है, उनको रेडिकलाइज कर रहा है, उनको प्रोपोगेंडा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। इसके तहत एक चीज़ तो तय है कि आने वाले समय में ये रेडिकल लिटरेचर, रेडिकल मटेरियल भारत पहले भी पहुंचा है, अभी भी पहुंच रहा है, आगे भी पहुंचेगा। क्योंकि अब जो ये नया जिहाद है, ये नया जिहाद, ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा, टेरिटरी के ऊपर नहीं बल्कि एक टेरिटरी के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर कुछ चुनिंदा लोगों को उकसाने का जिहाद है। कि यहाँ पर इन लोगों को उकसाया जाए कि आप जाकर इस प्रकार की हरकत कीजिए कि इस हरकत से देश में दहशतगर्दी पैदा हो, इस हरकत से ग्लोबल लेवल पर सेंसेशनलिज्म पैदा हो। तो चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये प्रकार का जो नया जिहाद है, इसको हम नए ड्रोन्स, हम नए अलग अलग प्रकार के वेपन्स या नए नए आर्मामेंट के साथ नहीं रोक सकते। क्योंकि अगर आज की डेट में जो चीज़ न्यू ऑरलियंस में हुई है, यदि कल को ये भारत में होती है, तो इस प्रकार की चीज़ को रोकने के लिए भारत की सरकार को ये बात जानने की आवश्यकता है कि अमेरिका से नए ड्रोन खरीदना या फ्रांस से जाकर नए जहाज़ खरीदने से आप इस डिजिटल जिहाद को नहीं रोक पाएंगे। अब हमारी इंटेलिजेंस संस्थाओं को, अब हमारी मिलिट्री को एक नई रणनीति को अपनाना होगा। और वो नई रणनीति ये है कि हमें जो डिजिटल लेवल पर इंफॉर्मेशन प्रदान की जा रही है, प्रोवाइड की जा रही है, इस इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना, इस इंफॉर्मेशन के ऊपर नज़र रखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के तहत रेडिकलाइजेशन और जो प्रोपोगेंडा हो रहा है, ये प्रोपोगेंडा लॉन्ग रन में एक समस्या बनेगा। और भारत जैसे देश में, जहाँ पर हमारे अंदर ही, देश के अंदर बहुत सारे सांप ऐसे बैठे हैं जो हमें डसने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ये लोग आज की डेट में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे अगर इनको मौका मिले कि इस डिजिटल लिटरेचर को इन अलग अलग स्थानों पर प्रमोट कर कर लोगों के प्रतीक इस प्रकार की ये लोग हरकत करवाएं। तो एक चीज़ तो तय है कि जो न्यू ऑरलियंस में हुआ, भारत में होने की उसकी आशंका तो काफ़ी है। तो क्या हमारी आज की डेट में भारत की सरकार, भारत की जो खुफिया संस्थाएं हैं, क्या ये इस चीज़ को लेकर इस समय तैयार हैं कि कल को ये इस डिजिटल जिहाद को रोकने के लिए जो लेवल्स ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, क्या उसके ऊपर कुछ शिकंजा लगाया जाएगा? क्या सरकार कोई नई रणनीति लेकर आएगी? क्योंकि मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन यहाँ पर भी है और रेडिकल पॉपुलेशन यहाँ पर भी है। और यहाँ पर सिर्फ रेडिकल पॉपुलेशन और मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे सांप भी हैं जो रेडिकलाइजेशन में मदद भी करेंगे। समझदार को इशारा काफ़ी है, पर बात यह है कि क्या हमारी रणनीति इसको चेक करने के लिए है या नहीं, ये तो सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि भारत को सतर्क जरूर रहना है, क्योंकि ये प्रकार का जो लोन वुल्फ जिहाद है, ये भारत के लिए भी अब एक नया सुरक्षा खतरा बन चुका है। धन्यवाद।